नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। हम 1000 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने 70 प्रश्न कर लिए हैं आदिकाल के। आज 30 और प्रश्न करने जा रहे हैं 71 से 100 तक। चलिए देखते हैं वीडियो। 71वां प्रश्न है हमारा आज का, यानी आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज़ का 71वां प्रश्न। 70 प्रश्न ऑलरेडी चैनल पर कराए जा चुके हैं 2 पार्ट में। पहले पार्ट में 1 से 50, दूसरे पार्ट में 51 से 70। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो। आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि। चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। खुमान रासो दलपत विजय का है, दलपति विजय। और विशलदेव रासो जो है नरपति नाल का है। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। विद्यापति का तो कोई सवाल ही नहीं है। सरहपा और स्वयंभू में से बताना है आपको। अमीर खुसरो भी विद्यापति के ही आसपास इनका काल है। तो इन्होंने माना है स्वयंभू को। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं, पहला कवि राहुल सांकृत्यायन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, कई बार। यानी हम जो 100 प्रश्न कर चुके हैं, ये अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो ये 200-250 प्रश्न हैं। कोई थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज के साथ ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इसकी भाषा पूछी जा रही है पृथ्वीराज रासो की, कि डिंगल में लिखा हुआ है, पिंगल में लिखा हुआ है, अपभ्रंश में है, अवधि में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डिंगल। रासो साहित्य में 2 तरह की भाषाएं मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल का प्रयोग ज़्यादातर वीरगाथात्मक काव्यों में हुआ है और जो श्रृंगार काव्य हैं उसमें पिंगल का प्रयोग हुआ है। डिंगल में जो है अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण होता है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रण होता है डिंगल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? किसने नाथ साहित्य की शुरुआत की? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। इनका नाम मच्छंदरनाथ भी आता है, मच्छंदरनाथ। अगला प्रश्न है, पंडिय सअल सत्थ बखाड़ई, देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई। यह किसकी काव्य पंक्ति है? ये बहुत बार पूछी गई थी, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, अभी संभावना है आगे भी पूछी जाएगी। ये विद्यापति की है, मुंज की है, पुष्य की है, सरहपाद की है। ये जो है सरहपा या सरहपाद की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने पंडितों को फटकार लगाई है कि सब अपने आप को जो है पंडित ही कहते हैं, मगर वो रहस्य नहीं जानते हैं। हमारा बुद्ध या हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है, और इसी तरह का कुछ फटकार लगाई हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का
लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आलाउदल का संबंध किससे है? आपको पता ही है, आलाखंड से। आलाखंड का मूल नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो को किसने लिखा है? जगनिक ने। जगनिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार जो है पुष्यदंत हैं। पुष्यदंत या पुष्पदंत भी इनका नाम आता है। इनकी और रचनाएं जो हैं, एक णय कुमार चरयु है। णय कुमार चरयु। जसहर चरयु। जसहर चरयु। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़। इन्हें पहला कवि मानते हैं शिव सिंह सेंगर। किसे? पुष्यदंत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बिसल देव रासो की नायिका कौन है? राजवती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। बिसल देव रासो की नायिका कौन है? बिसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। और इसके जो नायक हैं बिसल देव हैं, बिसल देव तृतीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? कहने का मतलब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो सिद्धों की परंपरा में सरहपाद आदि सिद्ध कवियों में जो परंपरा देखी गई, उसके बाद वो नाथ पंथ में आया। नाथ पंथ से आगे चल करके ये हमें कहाँ दिखाई देता है? नाथ पंथ के बाद जायसी में, तुलसी में, कबीर में, देवसेन में। देवसेन तो काफ़ी पुराने कवि हैं। तो जायसी, तुलसी, कबीर में से आप बताइए। ये हमें देखने को मिलता है कबीर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला, यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो सिद्ध थे वही बाद में नाथ हो गए, या उनसे अलग होकर के नाथ पंथ चला। ये किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको शुक्ल जी के इतिहास से, उनके कथनों से ही मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। क्या कहा है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। क्या कहा है? देश भाषा कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक आपको पता ही होगा। ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, मगर ये पूछा गया था इसलिए मैंने इसको शामिल किया। इसके नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं वैसे तो, मगर कुछ विद्वान जो है इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ को भी नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, जो भी इनका नाम
दोनों ही लिया जाता है मच्छंदर नाथ। कुछ विद्वान इनको भी मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगर गोरखनाथ सही माना हुआ है पीछे बहुत से आयोगों ने, गोरखनाथ को सही माना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? हमारा हिंदी का वर्तमान रूप क्या है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में कौन लिख रहा था आदिकाल में? खड़ी बोली में कौन लिख रहा था? किसकी रचनाएं मिलती हैं? चंद्र बरदाई की मिलती हैं। चंद्र बरदाई की, चंद्र बरदाई की नहीं, चंद्र बरदाई की रचनाएं हमें नहीं, चंद्र बरदाई की रचनाएं नहीं मिलती हैं। चंद्र बरदाई की रचनाएं नहीं मिलती हैं। अद्दामाण की नहीं मिलती हैं खड़ी बोली में। अद्दामाण यानी अब्दुल रहमान। विद्यापति, अमीर खुसरो। विद्यापति तो मैथिली और अवहट्ट के लिए जाने जाते हैं, संस्कृत के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली में इनकी रचनाएं मिलती हैं हमें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा किसका ग्रंथ है? एक तरह से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर सईदुल्लाह, डॉक्टर प्रमोद चंद बनर्जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा किसका संग्रह है, किसका संपादित ग्रंथ है? ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा संग्रहित है। ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा। और इनका महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित एक पुस्तक है बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और भयानक, रौद्र और शांत, वीर और शांत। तो जितने भी रासो ग्रंथ हैं उसमें अधिकतर आपको जो है वीर और श्रृंगार रस ही देखने को मिलेंगे। तो इसका भी प्रमुख रस क्या हो जाएगा? वीर और श्रृंगार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा या संधा भाषा भी कहीं कहीं आता है, संधा भाषा। तो इसका मतलब किसकी भाषा शैली की बात हो रही, कौन इस भाषा में का प्रयोग करता था? संधा भाषा का मतलब हो जाएगा गूढ़ भाषा, जिसको हर व्यक्ति समझ ना पाए। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। तो ये कहा तो गया है वैसे यहाँ पर सिद्धों के बारे में, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। मगर कबीर की जो उलट बासियाँ होती हैं, उलट बासियाँ, जिसमें बोला कुछ और जाता है, उसका अर्थ कुछ और, सामने से हमें अर्थ उसका समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ कुछ दूसरा ही निकलता है। उलट बासियाँ कहते हैं, उल्टा अर्थ निकलता है एक तरह से। तो उसको भी संध्या भाषा की तरह ही हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। इसमें से जो है पाहुड़ दोहा ऐसी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कड़वक शैली का मतलब होता है दोहा और चौपाई साथ रख करके, दोहा प्लस चौपाई रचना करना। तो इसमें 7 दोहे पर, 7 दोहे के बाद एक चौपाई रखने के क्रम की शैली को क्या कहते हैं? कड़वक शैली।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण आपको पता है, मैंने बताई होगी आपको पहले कि लगभग लगभग सब पूरे भारत में ही 300 से अधिक प्रकार की रामायण अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों द्वारा लिखी जा चुकी है, अलग अलग भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी है, या तो फिर अपने ढंग से दूसरी तरह की रामायण लिखी जा चुकी है। तो उसमें से एक जो अपभ्रंश में लिखी गई है वो भी है। कौन सी? रामायण तो आपको पता ही है, अवधि में है। रामचंद्रिका, पवनचरिऊ, महापुराण। रामचंद्रिका केशवदास की है, ये रीतिकाल में लिखी गई है। महापुराण पवनचरिऊ में से कौन सी अपभ्रंश में लिखा गया रामचरित है? यह है पवनचरिऊ। ठीक है, पवनचरिऊ जो है राम काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति क्या है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, एकार्थ काव्य है? क्या है ये? तो सारंगधर पद्धति जो है सुभाषित संग्रह है। इसमें जैसे हम कहते हैं अच्छे वचन, उस तरह का संग्रह है, उपदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अवहट्ट के नाम से, पुरानी हिंदी के नाम से, अपभ्रंश के नाम से, देसी भाषा के नाम से, किस नाम से पुकारा है? इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी जो चर्चित कहानी है आपको पता ही होगा, उसने कहा था, गुलेरी जी की, उसने कहा था। पहली फ्लैशबैक स्टोरी भी कहा जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित प्रश्न है, इस तरह से कोट करके पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। ये भी गुलेरी जी का कथन है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बानवेवां प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति जो है किसके दरबार में थे? राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह। तो आप गूगल करेंगे तो ये आपको इसका आंसर कीर्ति सिंह भी मिलेगा। सर्वप्रथम एक कीर्ति सिंह के दरबार में रहे थे। तो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से चलना है, तो इसका सही उत्तर जो है शिव सिंह, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें शिव सिंह के दरबार में बताया है कि ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ थे। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर शिव सिंह सही माना गया। कीर्ति सिंह के दरबार में भी सर्वप्रथम ये थे कुछ दिन तक, 1370 से 1380 के आसपास ये कीर्ति सिंह के काल में भी उनके दरबार में भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद्र, मैंने पिछले वीडियो में बताया है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के बारे में। बताइए आप कौन सा, किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक है, धार्मिक है? कैसा ग्रंथ है? ये जो है व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। देखिए एक शब्द है ना, शब्दानुशासन, शब्दों पर अनुशासन का मतलब व्याकरण से होता है। ठीक है, जो नियम होते हैं वही शब्दों को अनुशासन में लाते हैं, तो व्याकरण की पुस्तक हो जाएगी ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
94वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरहपा, कण्हपा, डोम्बिपा, कमरिपा। राहुल सांकृत्यायन जी ने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाला पहला सिद्ध कवि किसे माना है? पहला बौद्ध सिद्ध किसे माना है? ये माना है सरहपा को। किसे माना है? सरहपा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वह उसे काव्य भाषा के हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। पोथियों यानी किताबों में, पुस्तकों में, किताबों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है किसका है? ये किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, नामवर सिंह ने। ये किसका कथन है? ये कथन जो है शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अपभ्रंश के बारे में बता रहे हैं कि जो हमें पद्यों में मिलते हैं उसका जो है वो जो बोलचाल की भाषा थी और वो बहुत दिनों तक जो है किताबों में प्रचलित रही, बहुत समय तक, आदिकाल के बहुत बाद तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो काटूं कैसे अंधेरे रहता है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट में। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? आपको पता ही होगा, विद्यापति, नरपतिनाल, मीर खुसरो, भट्ट केदार। ये पीछे की लाइनें हैं, जो एक गीत है उसमें से लिया गया है। पैटर्न अब धीरे धीरे परीक्षाओं का चेंज कर रही हैं संस्थाएं। पहले शुरुआती लाइनें पूछी जाती थी, अब बीच में से, अंत में से, कहीं से भी पूछा जा रहा है। ये गीत जो आपने पढ़ा होगा अमीर खुसरो का, जे हाल मिस्किन मकून तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, उसी की लाइन है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ठीक है, ये अमीर खुसरो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि इस पहेली का क्या अर्थ है, किसके बारे में है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय, किसके बारे में है ये? इसका उत्तर हो जाएगा कुआं। इसका उत्तर क्या है? कुआं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये खुसरो, विद्यापति, जायसी, कबीर। किसकी हैं? ये खुसरो की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? खुसरो की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? किसने हिंदी का प्रथम कवि जो है शालिभद्र सूरी को माना है? गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र को जो है जगदीश चंद्र से रिलेट कर देंगे तो जगदीश चंद्र क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनका इतिहास कैसा हो जाएगा? वैज्ञानिक इतिहास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राउल वेल किस तरह की रचना है? पूछा जा रहा है राउल वेल किस तरह की रचना है? राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, शुद्ध काव्य है, नाटक है, प्रेमाख्यानक
प्रबंध काव्य है, क्या है? यह जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य ही कहा जाता है। दरअसल ये दोनों लिख दिया गया है यहाँ पर। ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है और इसके कवि जो हैं रोड़ा कवि हैं। इनका समय अज्ञात है, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती नहीं है। इनकी रचना जो है शिलालेख पर मिली थी किसी राउलवेल, है ना। तो ये रोड़ा कवि की रचना है और चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य दोनों में है। कुछ पद्य की लाइनें हैं, कुछ गद्य में भी है। ठीक है, यहीं पे वीडियो हमारा आज का समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद, शुभ दिन।